भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क। मध्यकालीन स्मृतिकारों टीकाकारों का समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अतीत में बाहरी दुनिया से भारत का संपर्क नहीं था। ठीक है, पर ऐसी बात ही नहीं है। नहीं, भारत हड़प्पा युग से ही अपने एशियाई पड़ोसियों से संपर्क बनाए रहा। भारतीय व्यापारी लोग मेसोपोटामिया के नगरों तक पहुंचे, जहां ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1700 के बीच उन व्यापारियों की मोहरें पाई गई। भारतीय व्यापारी लोग मेसोपोटामिया तक जाते थे, यहाँ की मोहरें पाई गई। ईसवी सन के आरंभ से भारत ने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, रोमन साम्राज्य के साथ वाणिज्य संपर्क बनाए रखे। हम बता चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय स्थल मार्ग चीनी रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारत के वाणिज्य संबंधों की चर्चा भी की जा चुकी है। इसके अलावा भारत ने पड़ोसी देशों में धर्म प्रचारक, विजेता, व्यापारी भेजे, जिन्होंने वहां बस्तियां बनाई। मतलब जो भारत के अपने एशियाई देशों के साथ संपर्क रहे, वो सिर्फ व्यापार के रूप में नहीं रहे, उद्योग के रूप में नहीं रहे, बल्कि एक धर्म प्रचारक के रूप में भी रहे हैं, है ना, विजेता के रूप में भी रहे हैं, है ना, ऐसे रहे हैं। अपने सांस्कृतिक संपर्क भी रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया के साथ भारत के संपर्क बढ़े। बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उस क्रम में श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा। अधिक संभव है कि ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के शासनकाल बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। ईसा पूर्व 2री और पहली सदियों के छोटे छोटे ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में पाए गए। सर, इस बात पर हंस रहे आप। कालांतर में बौद्ध धर्म ने श्रीलंका में स्थायी तौर पर अपने पैर जमा लिए। बाद में जाके ईसवी सन की आरंभिक सदियों में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बर्मा, आधुनिक म्यांमार की ओर हुआ। बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया। थेरवाद और बुद्ध की आराधना में अनेक मंदिर और प्रतिमाएं बनाई इन्होंने। थेरवाद के प्रवर्तक कौन थे भाई? हाँ बताओ फलक। हेलो, कोई तो बता दो भाई। तो थेरवाद महाकच्चायन के नेतृत्व में शुरू किया गया बौद्ध धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है, जिसे स्थविर भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले होते थे। इससे भी महत्व की बात यह है कि बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की रचना की, जो भारत में दुर्लभ था। श्रीलंका में समस्त पाली मूल ग्रंथ संग्रहित किए गए और उन पर टीकाएं लिखी गई। बौद्ध धर्म भारत में तो लुप्त हो गया, पर श्रीलंका में इस धर्म के अनुयायी भारी संख्या में रहे। वहां आज भी यही स्थिति है। कनिष्क के शासनकाल से कई भारतीय धर्म प्रचारक चीन, कनिष्क के समय में आप देखें तो जो भारतीय धर्म प्रचारक रहे हैं वो चीन, मध्य एशिया, अफगानिस्तान जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश देते रहे। ये कनिष्क के समय में संभव हुआ था, जो चीन, मध्य एशिया, अफगानिस्तान तक जाकर बौद्ध धर्म का उन्होंने उपदेश दिया धर्म प्रचारकों ने। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुंचा। चीन से ही कोरिया और जापान पहुंचा है। फाहियान, हुआनसांग जैसे कई चीनी यात्री बौद्ध धर्म ग्रंथों सिद्धांतों की खोज में ही भारत आए थे। ये दोनों लोग, प्रश्न भी पूछा जाता है। अंततः ये संपर्क दोनों देशों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। बौद्धों की एक बस्ती चीन स्थित तुन हुआई में बस गई, जहां से मरुभूमि के उस पार जाने वाली वणिकों की टोलियां अपनी यात्रा शुरू करती थी। वणिक क्या था? वणिकों की टोलियां अपनी यात्रा शुरू करती थी। भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल चीन से ही सीखा है, ये पेपर में पूछा भी गया है। और चीनियों ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी है। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो और महान केंद्र थे। कौन कौन से दो और महान केंद्र हुए? एक हो गया अफगानिस्तान और दूसरा हो गया मध्य एशिया। अफगानिस्तान में बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां, कई विहार मिले। बेगराम अफगानिस्तान में है, बामियान ये भी अफगानिस्तान। इस देश के उत्तरी भाग में ऐसे पुरावशेषों के लिए प्रख्यात है। बेगराम की हाथी दांत की दस्तकारी, ये याद रखना है, मशहूर है, जिसमें कुषाण काल की भारतीय कलाकारी से समानता है। कुषाण काल से संबंधित है। यहाँ की जो भी कलाकारी रही है हाथी दांत से की जाती थी। कहाँ पे? बेगराम में। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति जो ईसवी सन के आरंभिक वर्षों में चट्टान को काटकर बनाई गई, बामियान का गौरव बढ़ा रही है। यहाँ अनगिनत प्राकृतिक और कृत्रिम गुफाएं हैं। बामियान सिर्फ बौद्ध मूर्ति के लिए नहीं प्रसिद्ध है, वो अपने अनगिनत प्राकृतिक और कृत्रिम गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। मतलब विहारों के लिए भी प्रसिद्ध है बामियान। ठीक है ना। अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक जमा रहा। इस सदी में इस्लाम धर्म ने इसे अपदस्थ कर दिया। ऐसी ही गतिविधियां मध्य एशिया में भी हुई। मध्य एशियाई क्षेत्रों में कई स्थानों पर उत्खननों के फलस्वरूप कई बौद्ध विहार, स्तूप, अभिलेख प्रकाश में आए और भारतीय भाषाओं में लिखित पांडुलिपियां भी मिली। मध्य एशिया में
कुषाण शासन के विस्तार के फलस्वरूप खरोष्ठी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली, जहां ईसा की 4वीं सदी के अनेक प्राकृत अभिलेख और पांडुलिपियां मिली। लिखित भाषा का प्रयोग प्रशासनिक और दैनंदिन पत्राचार में, बौद्ध धर्म के परिरक्षण प्रचारण में भी होता था। ये हमको याद रखना चाहिए। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता 7वीं सदी के अंत के आसपास रही। मतलब लिखित भाषा का प्रयोग प्रशासनिक और दैनंदिन पत्राचार के साथ साथ बौद्ध धर्म के परिरक्षण और प्रचारण में भी किया जाता था। ठीक है। भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं। जो भारतीय संस्कृति जो दक्षिण पूर्व एशिया में गई है वो बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं गई है। तब गई कैसे? बर्मा को छोड़कर अन्य देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतः ब्राह्मणीय धर्म के जरिए हुआ। कौन सा एरिया छोड़ दिया जाए? बर्मा को छोड़ दिया जाए तो ठीक है। बर्मा का पेगु, मोलमेन स्वर्ण भूमि कहलाते थे। स्वर्ण भूमि, पेगु और मोलमेन स्वर्ण भूमि कहलाते हैं। भड़ौच, वाराणसी, भागलपुर के व्यापारी बर्मा के साथ व्यापार करते थे। तो ये हमें याद रखना है, भड़ौच, वाराणसी और भागलपुर के जो व्यापारी थे वो व्यापार करते थे किसके साथ? बर्मा के साथ। बर्मा में गुप्त काल के काफी बौद्ध अवशेष हैं। भारत ने ईसा की 1ली सदी से ही इंडोनेशिया, जावा के साथ, जिसे प्राचीन भारत के लोग सुवर्ण द्वीप कहते थे, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो सुवर्ण भूमि कहते हैं किसको? म्यांमार को, सॉरी बर्मा को, पेगु और मोलमेन को। लेकिन सुवर्ण द्वीप किसको बोलते हैं? इंडोनेशिया को, जहां से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं पहले से। यहाँ भारतीय बस्तियां सबसे पहले 56 ईस्वी में स्थापित की गई। कहाँ पे? सुवर्ण द्वीप पर, मतलब इंडोनेशिया, मतलब जावा। ईसा की 2री सदी में यहाँ कई छोटे छोटे भारतीय राज्य कायम हुए। जब चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में जावा गया तो उसने वहां पर ब्राह्मण धर्म फैला पाया था। 5वीं सदी में फाहियान जब पहुंचा था जावा में तो उसने यहाँ इंडोनेशिया में भी, मतलब जावा में भी ब्राह्मण धर्म को पाया था। ईसवी सन की आरंभिक सदियों में पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की। पल्लवों ने सुमात्रा में जब बस्तियां स्थापित की तो ईसवी सन की शुरुआती सदी रही है। कालक्रमेण वे सभी श्री विजय राज्य के रूप में परिणत हुए, जो राज्य 5वीं से 10वीं सदी तक महत्वपूर्ण शक्ति, भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा। जावा और सुमात्रा की भारतीय बस्तियां भारतीय संस्कृति के प्रसार का द्वार बन गईं। जावा सुमात्रा की जो भारतीय बस्तियां थी वो भारतीय संस्कृति प्रसार का द्वार बनी। बस्तियों को स्थापित करने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। हिंद चीन में जो संप्रति वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के रूप में बट गया, भारतीयों ने कंबोज और चंपा में 2 शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। कंबोज का मतलब आज का कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य 6ठी सदी में स्थापित हुआ। हिंद चीन में ये सब आते हैं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ठीक है। भारतीयों ने यहाँ पर भी अपने शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। कंबोज मतलब कंबोडिया होता है, कंबोडिया को कंपूचिया भी कहते हैं। ठीक है। अब लेकिन नहीं सर। ठीक है। उसके शासक जो थे वो शैव धर्मानुयायी थे। जो हिंद चीन में अपना शासन राज्य स्थापित किए थे वो सब शैव धर्मानुयायी। उन्होंने कंबोज को संस्कृत विद्या का केंद्र स्थल बना दिया। यहाँ असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। कंबोज के निकट चंपा में, जिसमें उत्तरी वियतनाम की सीमा पट्टी सहित दक्षिण वियतनाम शामिल है। मतलब चंपा में कौन कौन सा एरिया शामिल हुआ था? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का सीमावर्ती क्षेत्र शामिल था चंपा में। व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बनाई यहाँ पर। चंपा का राजा भी शैव था, जो वहां पर थे वो भी शैव ही थे। उसकी राजकीय भाषा भी क्या थी? राजकीय भाषा उसकी संस्कृत थी। यह देश वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मतलब ये वियतनाम की बात चल रही है। हिंद महासागर स्थित भारतीय बस्तियां 13वीं सदी तक फलती फूलती रही और इस अवधि में भारतीय लोग स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए। इस प्रकार दोनों के लगातार घुले मिले रहने के कारण यहाँ नई प्रकार की कला, भाषा, साहित्य का उदय हुआ। इन देशों में हम ऐसी कई कलाकृतियां पाते हैं जो भारतीय और स्थानीय तत्वों का सफल मिश्रण दिखलाती हैं। बोरोबुदुर का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। बोरोबुदुर मंदिर है। यह अद्भुत बात है कि सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है। इसका निर्माण कब हुआ? बोरोबुदुर मंदिर का 8वीं सदी में हुआ है। इस पर बुद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है।
अंकोर वाट मंदिर जो विष्णु मंदिर से संबंधित ना, विष्णु वैष्णव धर्म से संबंधित है, और इसे अंगकोर वाट भी कहा जाता है। अंगकोर वाट भी कहा जाता है। ठीक है। मध्यकाल में निर्मित होने पर भी इसकी तुलना मिस्रियों यूनानियों की उत्कृष्टतम कलाकृतियों से की जा सकती है। इस मंदिर की दीवारों पर क्या है, जो आपका अंकोर वाट मंदिर है, उसकी दीवार पर देखेंगे तो आपको रामायण महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित हैं। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहां की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती भी है। इंडोनेशियाई भाषा क्या है? भाषा। इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत शब्द हैं। मूर्तियों के बारे में कहा जा सकता है कि थाईलैंड में मिला बुद्ध का मुंड, कंबोज में पाया गया बुद्ध का मुंड और जावा में मिली कांसे की शानदार मूर्तियां दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय कला परंपरा के साथ साथ भारतीय कला के संगम का उत्कृष्ट नमूना है। किसके बारे में कहा जाता है? इनके थाईलैंड में जो बुद्ध का मुंड मिला है, कंबोज में जो बुद्ध का मुंड मिला है और जावा में जो मिला है कांसे की शानदार मूर्ति, ये सब दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय कला परंपरा की का उत्कृष्ट नमूना तो रही ही है, साथ ही साथ भारतीय कला का भी एक उत्कृष्ट नमूना है और दोनों के मिश्रण का उत्कृष्ट नमूना है ये। ठीक है, ठीक है, याद रखना इसे। इसी प्रकार चित्रकला का ऐसे उदाहरण जिनकी तुलना अजंता चित्रों से की जा सकती है, न केवल श्रीलंका में बल्कि चीनी सीमा पर तुनहुआंड गुफाओं में भी मिले हैं। मतलब जो अजंता में पाए गए चित्र हैं, अगर उनकी तुलना हम करें तो श्रीलंका में भी वो देखने को मिल सकते हैं और कहाँ पे? तुनहुआंड गुफा में भी देखने को मिल जाएंगे। और तुनहुआंड जो गुफा है वो कहाँ पर पड़ेगी? चीन की सीमा पर पड़ेगी, उससे तुलना की जा सकती है। ये समझना गलत होगा कि भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रेय केवल धर्म को है। सिर्फ धर्म को ही नहीं माना जा सकता है भारतीय संस्कृति के प्रसार का माध्यम। धर्म प्रचारकों के पीछे पीछे व्यापारी भी गए, विजयकांक्षी भी जाते रहे। उन्होंने मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है ना? मतलब जो हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ है, उसमें सिर्फ धर्म का ही हाथ नहीं है, उसमें धर्म प्रचारक तो गए, उनके साथ साथ हमारे यहाँ से व्यापारी भी गए हैं। और ऐसा भी नहीं है हमारे यहाँ के शासक चुपचाप अपने ही क्षेत्र में शासन करते रहे, वो सब भी अपना उछल कूद करते हुए पहुंचे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों को दिए गए नाम सुवर्ण भूमि, सुवर्ण द्वीप स्वयं सूचित करते हैं कि भारतीय वहां सोने की खोज में गए थे। व्यापार से वस्तुओं का विनिमय हुआ ही, साथ साथ सांस्कृतिक तत्वों का भी विनिमय हुआ। वस्तुओं का विनिमय हुआ, सांस्कृतिक तत्वों का भी विनिमय हुआ। मानना गलत होगा कि केवल भारतीयों ने ही अपने पड़ोसियों के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। ये दो तरफा प्रक्रिया थी। ये दो तरफा प्रक्रिया थी भाई। भारतीयों ने अपने दूर और पास के पड़ोसियों से भौतिक संस्कृति के कई उपादेय तत्व लिए। उन्होंने यूनानियों रोमनों से सोने का सिक्का ढालना सीखा, चीनियों से रेशम पैदा करना सीखा। ठीक है, यूनानी और रोमन से क्या सीखे? सोने का सिक्का। चीनी से सीखा रेशम पैदा करना। इंडोनेशिया से सीखा पान की बेल लगाना। कई अन्य अन्य चीजें भी अपने पड़ोसी देशों से सीखी। इसी प्रकार कपास उगाने का कौशल भारत से चीन भी सीखा, मध्य एशिया भी सीखा। कपास भारत से मध्य एशिया और चीन तक गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कला, धर्म, लिपि, भाषा के क्षेत्र में भारत का योगदान अधिक मूल्यवान रहा है, परंतु पड़ोसी देशों में जो संस्कृति विकसित हुई वह किसी भी तरह भारतीय संस्कृति की प्रतिकृति मात्र नहीं थी। ठीक है, मतलब पड़ोसी देशों में जो कुछ भी संस्कृतियों का विकास हुआ था वो भारतीय संस्कृति की प्रतिकृति नहीं थी। जिस प्रकार भारत ने विदेशी प्रभावों के बावजूद अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा, उसका विकास किया, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भारतीय संस्कृति के कई तत्वों को मिलाकर अपनी अपनी संस्कृति विकसित की है। ठीक है, लोगों ने फिर अपनी संस्कृति का विकास किया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, दक्षिण पूर्वी मध्य पूर्वी के देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों का वर्णन करें। बताएं कि भारतीय संस्कृति के तत्व इन देशों में किन किन जरियों से पहुंचे। कौन कौन से जरिए से पहुंचे थे भाई? तो धर्म प्रचारक, धार्मिक सर, राजनीति द्वारा सर, व्यापारी, हमारे जो शासक थे, शासक वर्ग मतलब जो विजेता बनने की इच्छा रखते थे, उनके द्वारा, उनके जरिए भारतीय संस्कृति के तत्व इन देशों में पहुंचे थे। है ना, यही हुआ था। प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार। ठीक है, चैप्टर 24। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन, ग्राम विस्तार। ठीक है,
300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक का समय है ये, इसी के बीच की बात है। इस समय में विंध्य से दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण कहा जाता है। जो विंध्य से दक्षिण का प्रदेश है उस क्षेत्र में दूसरा ऐतिहासिक चरण किसको कहा जाता है, तो 300 से 750 ईस्वी तक के समय को कहा जाता है। ठीक है। इस काल में प्रथम ऐतिहासिक चरण लगभग ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी तक वाली प्रक्रियाएं चलती रहीं, किंतु कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं जो प्रथम ऐतिहासिक चरण में खास महत्व के नहीं थे। प्रथम चरण में हम दक्कन पर सातवाहनों के तथा तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों पर तमिल प्रदेशों के बढ़ते हुए प्रभुत्व पाते हैं। कब पहले चरण हम किसका किसका देखते हैं, सातवाहन का और संगम, तमिल राज्य मतलब संगम है ना, संगम राज्य। संगम राज्य का मतलब क्या है, चोल, चेर, पांड्य, ये 3 वंशावलियां हैं जो संगम राज्य के रूप में सामने है। पहले वाले काल में सातवाहन और संगम राजवंश की बात है। उस काल में उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, महाराष्ट्र का भाग, गोदावरी महानदी दोआब अपने क्षेत्रों से बाहर स्थापित राजनीतिक प्रभुसत्ता को सकारते हैं। उसके अपने राज्य नहीं थे, उनके अपने राज्य नहीं थे अब इन क्षेत्रों में, तथा विदर्भ में भी 300 से 600 के बीच लगभग आधा दर्जन राज्य हुए जिनका पता हमें अनुदान पत्रों से चला है। ठीक है। देखो, सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहा जाता है ना, दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है सातवाहनों को। सातवाहनों के बारे में हमने क्या बताया है कि एक पुराण है, उस पुराण में कुल 30 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें से 19 राजा हैं सातवाहन वंश से ही संबंधित। हमने सातवाहन वंश के बारे में किसी एक राजा के बारे में ये भी बताया है कि उसका घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पिया था, ये भी हमने आपको, है ना। किसी को हमने बताया था कि वो ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था, सातवाहन के बारे में। और चोल, चेर और पांड्य के बारे में भी बताए हैं। कालक्रमेण 7वीं सदी के आरंभ तक कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य, मदुरई के पांड्य, ये तीनों प्रमुख राज्यों के रूप में उदित हुए। कौन कौन, कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरई के पांड्य। प्रथम ऐतिहासिक चरण में विविध शिल्पों का उदय हुआ। पहला जो ऐतिहासिक चरण रहा है तो दूसरा ऐतिहासिक चरण है। पहला जो ऐतिहासिक चरण रहा उसमें विविध शिल्पों का उदय हुआ, आंतरिक विदेशी व्यापार बढ़ा, सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ, नगरों का बड़ी संख्या में उदय हुआ। पहले वाले की बात है, प्रथम ऐतिहासिक चरण की बात है। दूसरे चरण में आकर व्यापार, नगर और सिक्के तीनों का ह्रास प्रतीत होता है। मतलब जहां देखा जाए पहले ऐतिहासिक चरण में व्यापार फला फूला है, सिक्कों का प्रचलन बढ़ा है, शिल्पों का उदय हुआ है ना, नगरों का बड़ी संख्या में विकास हुआ है। वहीं दूसरे ऐतिहासिक चरण में देखा जाए तो ये तीनों चीज, व्यापार, नगर और सिक्का, इन तीनों का ह्रास हुआ। ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त भूमि का अनुदान भारी संख्या में दिखाई देता है इस समय, फिर भी जो इस चरण का प्रमुख लक्षण है। इस समय का प्रमुख लक्षण क्या है, ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त भूमि का अनुदान भारी संख्या में दिखाई देना। भूमि अनुदानों से सिद्ध होता है कि अनेक नए नए क्षेत्र खेती में और लोगों को बसाने में लगाए गए, अतः इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक विस्तार हुआ। इस चरण में हम ब्राह्मण धर्म की जय यात्रा भी देखते हैं। प्रथम चरण में हमें आंध्र और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में बड़े बड़े बौद्ध स्मारक मिलते हैं। पहले वाले चरण में जहां हम बौद्ध स्मारक देखते हैं, खूब सारे, मतलब बड़े बड़े देखते हैं, कई गुहा अभिलेख शायद इसी बात का संकेत देते हैं कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में फैले थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जैन धर्म सिमट कर कर्नाटक में रह गया। समानता सारे प्रायद्वीप में राजाओं द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों के उदाहरण भारी संख्या में पाते हैं। मतलब पहले वाले चरण में जैन और बौद्ध धर्म का व्यापक हम प्रचार प्रसार देखते हैं, बौद्ध मठ देखते हैं, है ना, हम बौद्ध स्मारक बड़े बड़े देखते हैं, हम गुहा विहार देखते हैं, गुहा अभिलेख जो इस बात का संकेत करते हैं, इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि ये दोनों धर्म दक्षिण भारत तक भी फैले हुए थे। तो दूसरे चरण में ही आकर ये कर्नाटक में जैन धर्म सिमट कर रह जाता है। उसके बाद जो राजा हैं यहाँ पे वो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। अब उनका उदाहरण हमको देखने को मिला दूसरे चरण में आने के बाद। ठीक है, भारी संख्या में वैदिक यज्ञ के बारे में जानकारी मिल रही है। इस अवस्था में तमिलनाडु में पल्लवों और कर्नाटक में बादामी के चालुक्यों के शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण भी शुरू हुआ। किसके समय में?
नाम है तमिलनाडु में पल्लव और कर्नाटक में बादामी के चालुक्य। इनके शासन की बात है। इनके शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। द्वितीय चरण में प्रवेश करते ही दक्षिण भारत महापाषाणों का क्षेत्र नहीं रह गया। इस चरण का अंत आते आते हमें ऐसी गतिविधि दिखाई देने लगती है जिसने इसे मंदिरों का क्षेत्र बना दिया। शासक वर्ग और साक्षर वर्ग भी भाषा में भाषा में परिवर्तन आया। अगर आंध्र और कर्नाटक में पाए गए अशोक के अभिलेख छोड़ भी दिए जाएं तो ईसा पूर्व दूसरी सदी और ईसा की तीसरी सदी के बीच के लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। मतलब अशोक के अभिलेख को अगर छोड़ दिया जाए तो जो और भी अभिलेख रहे हैं वो प्राकृत भाषा में ही रहे हैं। तमिलनाडु में मिले ब्राह्मी अभिलेख भी प्राकृत के शब्द हैं, किंतु लगभग 400 से इस प्रायद्वीप में संस्कृत राजभाषा हो गई और अधिकांश शासन पत्र मतलब सनद संस्कृत में ही मिलते हैं। मतलब पहले वाले चरण में जहां आप ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा देखते हैं ज्यादातर, वहीं अब दूसरे चरण में आकर हम क्या देखते हैं भाई? दूसरे चरण में हम आकर देखते हैं कि संस्कृत भाषा का बोलबाला, जो शासनादेश की भी एक भाषा है ना? कोई शासन आदेश निकाला जा रहा है, शासन पत्र निकाला जा रहा है, उसमें भी संस्कृत भाषा का यूज है। मतलब राजभाषा के रूप में अगर बोले तो ऐसा बोल सकते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ, विदर्भ मतलब बरार, इसमें सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। सातवाहनों की जगह पर कौन आते हैं? वाकाटक आते हैं। कहां पर? विदर्भ और महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र में। वाकाटकों ने, जो स्वयं ब्राह्मण थे, वाकाटक खुद भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को खूब भूमि अनुदान दिया। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। इन्हीं ताम्रपत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। ठीक है, मतलब ये खुद भी ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान भी इन्होंने दिया था। इन्हीं ताम्रपत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। वो ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर भी रहे हैं वाकाटक। उन्होंने अनेकों वैदिक यज्ञ किए। उनका राजनीतिक इतिहास जितना दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है उससे अधिक उत्तर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बराबर का महत्व है इनका। ये बताया जा चुका है कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राज परिवार में कराया और उस राजघराने की सहायता से ईसा की चौथी सदी के अंतिम चरण में शक क्षत्रपों से गुजरात और उससे संलग्न पश्चिमी भारत के हिस्से जीत लिए थे। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों, सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में सेतु का काम किया। दक्षिण भारत का वो कौन सा शासक वंश है जिसने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण भारत की ओर बढ़ाने में सेतु के रूप में काम किया है? तो वो वंश का नाम है वाकाटक। स्टेटमेंट भी हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है। स्टेटमेंट हो सकता है वाकाटकों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो दिया जा सकता है कि वाकाटकों की मदद से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक क्षत्रपों को पराजित कर गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। दूसरा स्टेटमेंट ये भी आ सकता है, यही वो वंशावली है कि जिसने, ऐसे ही नहीं आएगा, कुछ और भी तरीका हो सकता है, ऐसे मत सोचना कि यही वाला ऐसे ही पूछा जाएगा, लगता है। यही वो वंशावली है जिसने ब्राह्मण धर्म के आदर्श और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में सेतु का काम किया था। यही वो वंशावली, तीसरा स्टेटमेंट, यही वो वंशावली है जो सातवाहनों के बाद अपने प्रभुत्व को स्थापित किया, है ना? उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में सातवाहनों के स्थान पर अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। तो ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं। वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाकाटक हैं। वाकाटक के बाद आते हैं चालुक्य। कौन से चालुक्य हैं भाई? ये बादामी के चालुक्य हैं। चालुक्य हमने 2 या 3 पढ़े हैं ना इतिहास में। वेंगी का चालुक्य भी एक पढ़ा हमने, है ना, जिसकी जीवन रेखा वेंगी नदी है। दूसरा बादामी का चालुक्य है। और कोई बात चालुक्य है क्या? 2 ही वातापी भी है। यही बादामी वाले को ही वातापी बोला जाता है, एक ही है दोनों। ठीक है, तो ये पहला वाला जो चालुक्य था वो तो पहले के समय में था, ये दूसरा वाला आ गया है। चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। वाकाटकों के बाद 757 तक लगभग 200 वर्ष दक्कन दक्षिण भारत इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन्होंने। उसके बाद उन्हीं के सामंत राष्ट्रकूटों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया।
राष्ट्रकूट। चालुक्य लोग अब अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे। चालुक्य जो थे ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे अपने आप को। उन्हें इस बात का गर्व भी था कि उन्हीं के पूर्वजों ने अयोध्या में राज किया, परंतु इसका उद्देश्य सिर्फ वैधता और प्रतिष्ठा अर्जित करना था। ठीक है, वास्तव में प्रतीत होता कि वे किसी स्थानीय कन्नड़ जाति के थे जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्षत्रियों की पंक्ति में बैठा दिए गए थे। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य कायम किया। चालुक्यों ने कहां पर? 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपनी राजधानी उन्होंने वातापी या बादामी, आज का बादामी है, में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिला में स्थित है। बाद में वो कई स्वतंत्र राज घरानों में बट गए, परंतु उनका मुख्य घराना वातापी में 200 वर्ष तक राज करता रहा। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितना बादामी का चालुक्य राज्य रहा है। इसके बाद उत्तर मध्य काल में विजयनगर का राज्य ही उतने महत्व का निकला। ठीक है, चालुक्यों के बाद, बादामी के चालुक्यों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निकला राज्य तो वो विजयनगर था। विजयनगर में भी 4 वंशावलियों ने शासन किया। कौन कौन सी वंशावलियां थी, नाम पता है किसी को? प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। कहां पे? प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर के क्षेत्र में। कृष्णा गुंटूर के क्षेत्र में कौन आए? इक्ष्वाकु आए। लगता है वो कोई स्थानीय जनजाति थे। अपने वंश की प्राचीनता दिखाने के लिए उन्होंने अपने वंश का नामकरण भी इक्ष्वाकु रखा। वंश की प्राचीनता को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। वे नागार्जुन कोंड, धरड़ी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए हैं। नागार्जुन कोंड और धरणी कोटा में जो कई स्मारक देखने को मिलते हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, जो कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में फैला हुआ था। उन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। वहीं उनकी अनेक ताम्रपत्र सनदें पाई गई हैं, शासन पत्र पाए गए हैं। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। इक्ष्वाकु गए तब कौन आए? पल्लव। पल्लव शब्द का मतलब होता है लता, और यह शब्द जो है टोंडाई का रूपांतरण है, जो लता का ही वाचक है। पल्लव का मतलब होता है लता, लता जो कि टोंडाई का ही रूपांतरण है। संभवतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी जिसने टोंडाई नाडु अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की थी। टोंडाई नाडु का मतलब क्या हुआ? लताओं का देश। क्योंकि दक्षिण भारत में एक शब्द यूज किया जाता है नाडु, सुना है कि नहीं? वलनाडु, नाडु सब। तो टोंडाई मतलब लता हो गई और नाडु मतलब देश, लताओं का देश। लेकिन उन्हें पूरा पूरा सभ्य और ग्राह्य बनने में कुछ समय लगा, क्योंकि तमिल भाषा में पल्लव शब्द का अर्थ डाकू होता है। ठीक है, पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। इनका जो पल्लव थे, इनका अधिकार दक्षिणी आंध्र से तमिलनाडु उत्तरी क्षेत्र में था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची मतलब कांचीपुरम में बनाई, जिस नगर में उन दिनों मंदिर और वैदिक विद्या का केंद्र खड़ा हो चुका था। मतलब कांचीपुरम उस समय विद्या के केंद्र के साथ साथ मंदिरों वाला शहर भी बन चुका था। कांचीपुरम जो किसकी राजधानी? भाई पल्लवों की राजधानी है। पल्लव कौन है? इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ किया, तब उनको गद्दी मिली। दक्षिणी कर्नाटक उत्तरी तमिलनाडु में स्थापित हुए, कृष्णा गुंटूर के क्षेत्र में स्थापित हुए। ठीक है, पल्लव वंशियों का आरंभ में कदंबों से संघर्ष हुआ। कदंबों ने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। कदंबो राजवंश, कदंबों से संघर्ष हुआ पल्लवों का, और इनकी जो सत्ता रही उत्तरी कर्नाटक में, कोंकण में रही। वे ब्राह्मण होने का दावा करते थे। उन्होंने अपने बंधु बांधवों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया, पर वह अपमान के साथ वहां से निकाल दिया गया। मतलब कांची आया था पढ़ने के लिए, कौन? मयूर शर्मन, जो कदंब राजवंश का संस्थापक भी है। वो पढ़ने आया था कांची, लेकिन अपमान के साथ वहां से निकाल दिया गया। इस अपमान से दुखी होकर कदंबों के सरदार ने जंगल में अपना शिविर बनाया और संभवतः जंगली जनजातियों की सहायता से पल्लवों को हराया। अंततः पल्लवों ने हार का बदला लिया, परंतु फिर भी मयूर शर्मन को औपचारिक रूप से राज चिन्ह देकर उन्होंने कदंबों की राज सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी। है ना, पल्लव ही थे जो हार का बदला तो लिए थे, लेकिन मयूर शर्मन को औपचारिक रूप से राज चिन्ह भी दे दिया। कदंबों की राज सत्ता को उन्होंने मान्यता प्रदान कर दी। कहा जाता है कि मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए।
ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदंबों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ा जिला में बैजयंती या बनवासी में बनाई। इनकी राजधानी कहां रही? उत्तरी कन्नड़ा जिला, बैजयंती या बनवासी नामक स्थल है, इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समसामयिक गंग थे। दूसरे जो पल्लवों के समसामयिक थे, एक तो समकालीन कौन हो गए? पल्लवों के कदंब हो गए। दूसरे समसामयिक कौन हो रहे हैं? गंग। गंग वंश के शासक रचमल्ल, नाम सुना है ना? तो गंग थे, इनके दूसरे समकालीन जो वंशज थे, उन्होंने 4वीं सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। 4वीं सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में उनका राज्य पूर्व में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदंबों के राज्य के बीच में था। मतलब पूर्व में पल्लव थे, पश्चिम में कदंब थे और बीच में गंग थे। वो पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे। मैसूर गंग या पश्चिमी गंग। पूर्वी गंग इनसे थोड़े से अलग थे और वो 5वीं सदी से कलिंग में शासन कर रहे थे। मतलब गंगों की 2 शाखा है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्वी गंग जो है वो कलिंग क्षेत्र में शासन चला रहे हैं। जो पश्चिमी गंग है वो कहां पे कर रहे हैं भाई शासन? अपने मैसूर वाले एरिया। उनकी सबसे पहले की राजधानी, अच्छा एक मिनट, अधिकांश काल तक पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत थे। जो गंग शासक, पश्चिमी गंग शासक, देखो पूर्वी गंग नहीं, पश्चिमी गंग शासक जो थे वो पल्लवों के ही सामंत हुआ करते थे। उनकी सबसे पहले की राजधानी कोलार में थी, जहां सोने की खान होने के कारण इस राजवंश का उत्थान भी आसान हुआ होगा। शुरुआती राजधानी कोलार थी। पश्चिमी गंग राजाओं ने भूमि अनुदान अधिकतर जैनों को दिया, है ना? पश्चिमी गंग जो राजा थे उन्होंने जो भूमि अनुदान दिए तो ज्यादातर तो उन्होंने जैनों को दिया था। कदम राजाओं ने भी जैनों को दान दिया, पर वे ब्राह्मणों की ओर अधिक झुके थे। कौन? कदम्ब शासक। दिया दोनों लोगों ने है जैनों को भूमि अनुदान, लेकिन जो कदम्ब शासक थे उनका ब्राह्मणों की तरफ झुकाव ज्यादा था। पल्लवों ने बहुत सारे कर मुक्त ग्रामदान अधिकांश ब्राह्मणों को दिए। हमें आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। उनमें से कुछ जो अधिक पुराने लगते हैं पत्थर पर प्राकृत भाषा में खुदे हैं, लेकिन अधिकांश संस्कृत भाषा में ताम्रपत्रों पर खुदे हैं। जो गांव ब्राह्मणों को दिए गए वो राज्य को मिलने वाले सभी करों से बेगार से मुक्त थे। जो मिलते थे जमीनें अनुदान में वो सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त थी, बेगार से भी मुक्त थी, श्रम कर, पर वो ब्राह्मणों के झुके हुए थे। ठीक है, उनमें से जो कुछ अधिक पुराने लगते हैं पत्थर पर प्राकृत भाषा में खुदे, लेकिन अधिकांश संस्कृत भाषा में ताम्रपत्रों पर खुदे हुए हैं। जो गांव ब्राह्मणों को दिए गए तो बेगार से मुक्त थे। मतलब यह है कि ये सभी पावने दानग्राही ब्राह्मण अपने भोग के लिए वसूल सकते थे। राजा को ना तो कोई अधिकारी वहां पे जा रहा है, ना तो कोई किसी प्रकार की वसूली कर रहा है। उस अनुदान दी गई भूमि पर जितना जो कुछ भी रहा है वो सब कुछ राजा ने अनुदान के रूप में सौंप दी है। अब जो दानग्राही था, जो जिसने दान प्राप्त किया था, वो चाहे तो उस पर अपना टैक्स वसूले, मतलब जो मन कर सकता है, उस पर उसका पूरा अधिकार है। 4वीं सदी के एक पल्लव अनुदान पत्रों में तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली अनुमतियों सुविधाओं की संख्या 18 तक पहुंचा दी गई। ये भूमि कर चुकाए बिना, बेगार दिए बिना, नगर के राजकीय अधिकारियों को रसद पहुंचाए बिना, राजकीय सिपाहियों एजेंटों द्वारा किसी हस्तक्षेप के बिना अनुदान की संपत्ति का उपभोग कर सकते थे। अभी बताए कि इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था, राजा की तरफ से या राज्य की तरफ से भी। पल्लव, कदंब, बादामी के चालुक्य, उनके अन्य समसामयिक शासक वैदिक यज्ञ के प्रबल समर्थक थे। ये सब लोग, कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि पल्लव, कदंब और चालुक्य, बादामी के चालुक्य के बीच में कौन सी समानता है? समसामयिक होने के साथ साथ ये वैदिक यज्ञ के प्रबल समर्थक भी हैं। उन्होंने अश्वमेध वाजपेय यज्ञ किए, जिससे न केवल उनकी राजा की हैसियत को वैधता मिली बल्कि और प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि पुरोहित वर्ग की आय में काफी वृद्धि हुई। इस प्रकार ब्राह्मण किसानों के बूते पर संपन्न वर्ग में आ गए, क्योंकि एक ओर वे किसानों से सीधे कर वसूलते थे और दूसरी ओर प्रजा से राजा द्वारा वसूले गए राजस्व की राशि में से भी दान दक्षिणा के रूप में अच्छा खासा अंश प्राप्त कर लेते थे। यद्यप 300 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच की अवधि राज्य के गठन, कृषि विस्तार की दृष्टि से उस प्रायद्वीप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही, फिर भी इस विषय में बहुत कम जानकारी मिलती कि चोल, चेर, पांड्य राज्यों के पतन के बाद प्रायद्वीप के सिरे वाले क्षेत्र में क्या हाल हुआ। एक महत्वपूर्ण घटना है 6ठी सदी में कलभ्रो
के नेतृत्व में हुआ विद्रोह। इसका असर पल्लवों पर, उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा। कलभ्रों को दुष्ट राजा कहा गया। कलभ्रों का जिक्र है, और कलभ्रों का जिक्र क्यों है? क्योंकि ये विद्रोही राजा थे। इन्होंने विद्रोह किया था। किसके खिलाफ किया था? पल्लवों के खिलाफ किया था। लेकिन पल्लवों के साथ साथ उनके जो आसपास के उनके अपने पड़ोसी थे वो भी प्रभावित हुए थे। ठीक है। उन्होंने अनेकानेक राजाओं को उखाड़ फेंका, तमिल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने बहुत सारे गांवों में ब्राह्मणों को मिले ब्रह्मदेय अधिकारों को खत्म कर दिया। लगता है कलभ्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध विहारों का संपोषण किया था। मतलब ब्रह्मदेय अधिकारों को उन्होंने समाप्त किया कलभ्र ने, लेकिन बौद्ध विहारों का उन्होंने संपोषण किया था। इस वजह से सब मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कलभ्रों का विद्रोह इतना व्यापक हो गया था कि उनको पांड्यों, पल्लवों, बादामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयास से ही दबाया जा सका। ऐसा कहा जाता है कि कलभ्रों ने चोल, पांड्य, चेर राजाओं को बंदी बना लिया। इन सबों से यही प्रकट होता है कि इस विद्रोह ने विशाल रूप धारण कर लिया था और तमिल देश के बाहर इसका असर पहुंचा। अनुदान में दी गई भूमि पर ब्राह्मणों के अधिकार को खत्म करने वाले कलभ्रों के विरुद्ध इन राजाओं के एकजुट होने का अर्थ यह है कि वह विद्रोह दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा था। तो कलभ्र विद्रोह कल चल रहा था ना, इनका विद्रोह किस क्षेत्र में फैला था? जो कलभ्र विद्रोह था वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था? गुड मॉर्निंग सर। जो कलभ्र विद्रोह था वो दक्षिण भारत में फैला हुआ था, है ना। यहाँ पे ये पढ़ा था हमने, चोल, चेर, पांड्य तीनों को बंदी बना लिया था कलभ्रों ने, है ना। तो चोल, चेर, पांड्य तो दक्षिण भारत में ही रहे हैं। तो कलभ्रों का जो विद्रोह रहा है वो दक्षिण भारत से संबंधित है। चोल, चेर, पांड्य मतलब संगम काल से संबंधित है ना। ये हम बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये वहीं तक सीमित नहीं रहा, यह तमिल के बाहर भी पहुंचा, धीरे धीरे फैलता चला गया, है ना। और इन्होंने जो भूमि अनुदान दी गई थी या फिर जो दान पुण्य वाला मामला हुआ करता था उसमें उसी सब पे इनका अपना वो था, टारगेट था। सभी राजा एकजुट हुए और फिर लास्ट में जाके इनको पकड़ा गया। कलभ्र विद्रोह से पता चलता है कि 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच ब्राह्मणों को कुछ भूमिदान सुदूर दक्षिण के राजाओं ने दिए थे। संगम ग्रंथों में कहा गया है कि राजा वीरता के लिए, राजा क्या कहा गया ग्रंथों में कि राजा वीरता के लिए योद्धाओं को गांव देते थे। इन भूमिदानों के फलस्वरूप पल्लवों के अधीन 3री सदी के अंत से दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु में कृषि विस्तार को बढ़ावा मिला होगा। संभवतः सुदूर दक्षिण के कुछ राजाओं में भी ये प्रक्रिया चली होगी। मतलब 300 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन के बीच में सुदूर दक्षिण के राजाओं के द्वारा, ये पॉइंट, सुदूर दक्षिण के राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमिदान दिए गए थे, संगम ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है, वो भूमिदान उनकी वीरता के लिए योद्धाओं को गांव दिए गए थे, है ना। संगम ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। इससे क्या हुआ? इससे कृषि का विस्तार बढ़ा और सुदूर दक्षिण के राजाओं ने भी यही प्रक्रिया शुरू की थी। पल्लव चालुक्य संघर्ष 6वीं सदी से 8वीं सदी तक प्रायद्वीपीय भारत के राजनीतिक इतिहास का मुख्य आकर्षण है। कांची के पल्लव और बादामी के चालुक्यों के बीच प्रभुसत्ता को लेकर संघर्ष 6वीं से 8वीं सदी के बीच में। किसका किसका? पल्लव जो है वो कांची के हैं भाई, और बादामी के हैं चालुक्य। इनको वातापी के चालुक्य भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रभुसत्ता को लेकर संघर्ष हुआ 6वीं से 8वीं सदी के बीच में। इस संघर्ष में तीसरे दल के रूप में पांड्य उलझ गए। हुआ था किसके बीच? पल्लव और चालुक्यों के बीच। तीसरा मोर्चा पे पांड्य आके पहुंच गए। पर वो कमजोर थे, उनका राज्य तमिलनाडु तिरुनेलवेली जिले में था। और यद्यपि पल्लव और चालुक्य दोनों ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे और दोनों ने वैदिक यज्ञ किया, ब्राह्मणों को अनुदान दिया, तथापि दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा, क्षेत्रीय संसाधनों को लेकर झगड़े हुए थे। चालुक्य और पल्लव में समानता क्या रही है ये आपको पता रहे तो दोनों ब्राह्मण धर्म के समर्थक रहे, दोनों ने वैदिक यज्ञ किए, दोनों ने ब्राह्मणों को अनुदान भी दिया, दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा, क्षेत्रीय संसाधन को लेकर झगड़े भी हुए। दोनों ने कृष्णा और तुंगभद्रा के द्वाब पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा की। जो इनके बीच में झगड़े की मूल जड़ थी, वो झगड़े की मूल जड़ क्या थी? कृष्णा और तुंगभद्रा के द्वाब पर प्रभुत्व जमाना। झगड़े की मूल जड़
कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर कब्जा करना। उत्तर मध्यकाल में यह दोआब विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच भी झगड़े का जड़ बना। मतलब प्राचीन काल में जो दोआब का क्षेत्र, कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब का क्षेत्र, इन दोनों के बीच में झगड़े की जड़ रहा है, वही आगे चलकर मध्यकाल में विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में भी झगड़े की जड़ बना। बार बार पल्लव राजाओं ने तुंगभद्रा नदी पार करने की कोशिश की, जो नदी अनेक राज्यों सुदूर राज्य दक्षिण के बीच प्राकृतिक ऐतिहासिक सीमा भी थी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी है। ये संघर्ष कभी इस करवट कभी उस करवट करते लंबी अवधि तक चलता रहा। इस लंबे संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना घटी परम प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में। सबसे पहले ये घटना कब घटती है? पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में। समय क्या है? 609 से 642 पुलकेशिन द्वितीय का शासन काल है ये। उसके बारे में जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। किसने लिखा है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब याद रखना गुणवर्णन होता है, प्रशंसा होती है। उत्कीर्ण है यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना और अतिरंजनों के बावजूद पुलकेशिन की जीवनी जानने का मूल्यवान स्रोत है। अतिरंजन से अछूती नहीं है, लेकिन फिर भी पुलकेशिन के जीवन के बारे में जानने का एक अच्छा मूल्यवान स्रोत है ऐहोल अभिलेख। अभिलेख बतलाता है कि उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया। किसने किया भाई? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख में बताया गया है। अभिलेख अनुसार कदम्बों का राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया। कर्नाटक में के गंग वंशियों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। यह भी लिखा गया है। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को हराकर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया। ये भी पल्लवों के साथ लड़ते लड़ते वो पल्लव राजधानी के पास तक पहुंच गया, परंतु पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को अपना उत्तरी प्रांत देकर उसके साथ संधि कर ली। ये भी बात है ना? पल्लवों के क्षेत्र को उसने नहीं मिलाया है, याद रखना। बल्कि जब वो पल्लवों के क्षेत्र में प्रवेश किया तो पल्लवों ने अपने उत्तरी क्षेत्र को, उत्तरी प्रांत को देकर उनके साथ संधि कर ली थी। ठीक है ना? पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया। 610 के आसपास की बात है कि कृष्णा और गोदावरी का दोआब वाला क्षेत्र जो पल्लवों के पास हुआ करता था, उसको इन्होंने छीन लिया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये दोआब बेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब एक नाम ये भी पता हो गया कि जो कृष्णा और गोदावरी के बीच का दोआब वाला क्षेत्र था उसको बेंगी कहा जाता था। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई जो बेंगी का पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगा। कहाँ पर? यहीं पर कृष्णा और गोदावरी के दोआब रीजन पर, दोआब क्षेत्र पर बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई। परंतु पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन का दूसरा हमला विफल रहा। पल्लवों के राज्य पर एक हमला तो हुआ जो उसको पल्लवों को खदेड़ते खदेड़ते उसके राज्य में घुस गया। उत्तरी प्रांत को देकर पल्लवों को अपनी जान छुड़ानी पड़ी, संधि करनी पड़ गई पुलकेशिन द्वितीय के साथ। लेकिन दूसरा जब हमला हुआ पुलकेशिन द्वितीय की तरफ से तो वो असफल रहा है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 में कब्जा कर लिया। तो याद रखना कि उस पल्लव राजा का नाम क्या था जिसने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर, उस पल्लव राजा का नाम क्या था जिसने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर कब्जा किया? तो उसका नाम है नरसिंह वर्मन। ठीक है, ये ध्यान रखना। उस समय पल्लवों से युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय शायद मारा गया भाई। नरसिंह वर्मन ने वातापी विजेता की उपाधि धारण की। वातापी कोंड मतलब वातापी विजेता, मतलब वातापी के चालुक्य को हराया है भाई, पुलकेशिन द्वितीय को हराया है। कहा जाता है कि उसने चोलों, चेरों, पांड्यों, कलब्रों को भी पराजित किया। बाप रे, लंबा चौड़ा लड़ाई इसने, है ना? मतलब स्टेटमेंट, पल्लवों को जब चालुक्यों ने बार बार पराजय के मतलब
युद्ध के मैदान में धूल चटा रहे थे पल्लवों को चालुक्य जो बार बार युद्ध के मैदान में धूल चटा रहे थे, उसी बीच में एक पल्लव शासक उभर कर आता है और जिसने चालुक्यों को हराया ही नहीं बल्कि उनकी राजधानी पर कब्जा भी किया। सिर्फ चालुक्यों की ही बात नहीं है, उसने चोल, चेर, पांड्य और कलब्रों को भी पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद उस पल्लव शासक ने वातापी कौंड, वातापी विजेता की उपाधि भी धारण की। 7वीं सदी के अंतिम भाग में इस संघर्ष में ठहराव सा आ गया, लेकिन 8वीं सदी के पूर्वार्ध में यह संघर्ष फिर जाग उठा। कहा जाता है कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार रौंदा। किसने? चालुक्य राजा है, विक्रमादित्य द्वितीय नाम है, 733 से 745 तक शासन किया इसने। कांची को 3 बार रौंदा इसने। उसने 740 में पल्लवों को पूरी तरह से पराजित भी किया। उसकी विजय ने सुदूर दक्षिण में पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। उसकी विजय ने सुदूर दक्षिण में पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। यद्यपि वह राजवंश उसके बाद भी 100 वर्ष तक वर्तमान रहा है, समाप्त नहीं हुआ था भाई, 100 साल तक चलता रहा वो राजवंश। लेकिन चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी विजय का फल अधिक दिनों तक भोग नहीं पाए, क्योंकि 757 में राष्ट्रकूटों ने उनके प्रभुत्व का अंत कर दिया। यज्ञ अनुष्ठानों के अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती है। मतलब यज्ञ और अनुष्ठान तो ठीक रहा है, लेकिन इस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा भी लोकप्रिय हो रही थी। विष्णु और शिव तो और भी अधिक पूजित होने लगे। 7वीं सदी से वैष्णव प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को फैलाया। किसने? अलवार संतों ने। तो नयनार संतों ने शैव संप्रदाय को फैलाया। इस प्रकार 7वीं सदी से लेकर दक्षिण भारत के लोगों के धार्मिक जीवन में भक्ति मार्ग प्रमुख हो गया तथा अलवारों और नयनारों ने इस मार्ग को फैलाने में बड़ा योगदान दिया। पल्लव राजाओं ने 7वीं 8वीं सदियों में अपने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रस्तर मंदिर बनवाए। किसने? पल्लव राजाओं ने। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रस्तर मंदिर बनवाए, पत्थरों के मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है रथ के रूप में 7 मंदिर, सप्तरथ मंदिर बोलते हैं। ये महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर किससे संबंधित हैं? पल्लव शासकों से संबंधित हैं, पल्लव वंश से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना। जो मद्रास से 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में पाए गए, इनका निर्माण 7वीं सदी में नरसिंह वर्मन ने कराया। नाम भी याद रखना। जिसने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम मामल्लपुरम की स्थापना, ये भी आपको याद रखनी है। कि कांची का कैलाश मंदिर आप ये भी देख सकते हैं। यह नगर अपने तट मंदिर, शोर मंदिर जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी प्रसिद्ध है, जो किसी चट्टान को काटकर नहीं बल्कि स्वतंत्र संरचना के रूप में खड़ा किया गया है। इसको चट्टानों को काट के नहीं, चट्टानों को काट कर नहीं बनाया गया है, बल्कि स्वतंत्र संरचना के रूप में खड़ा किया गया। इसके अलावा पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी कांची में भी ऐसी कई मंदिरों का निर्माण किया। 8वीं सदी में बना कैलाशनाथ मंदिर इसका अच्छा उदाहरण है। कहाँ पे बना? कांची। बादामी के चालुक्य राजाओं ने भी 610 ईस्वी और उसके बाद ऐहोल में अनेक मंदिर बनवाए। ऐहोल में तो मंदिरों की संख्या 70 पहुंच गई। मंदिर निर्माण का काम बगल के बादामी और पट्टदकल नगरों में भी जारी रहा। बादामी और पट्टदकल के जो मंदिर हैं किसके संबंधित हैं? किस वंश से संबंधित हैं? चालुक्य, है ना। ठीक है। पट्टदकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर। जो पट्टदकल में मंदिर बने हुए हैं 10 मंदिर, उसमें से पापनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और विरूपाक्ष मंदिर। सर ऐहोल एक जगह है? हाँ, पहला मंदिर लंबाई में तो 30 मीटर है, पर उसका बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है। पापनाथ मंदिर। पापनाथ मंदिर के बारे में याद रखना, इसकी लंबाई 30 मीटर, उसको छोड़ देंगे, लेकिन बुर्ज जो उसका बना हुआ है वो उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है और वह बौना और नीचा भी है। दूसरा विरूपाक्ष मंदिर जो 740 में बना, पूरी तरह दक्षिण शैली में बना हुआ है। उसका शिखर बहुत ऊंचा है, आयताकार भी है, मंजिलों वाला है। उसकी दीवारें कैसी हैं? उसकी दीवार मतलब विरूपाक्ष की दीवार। विरूपाक्ष की दीवारें रामायण के दृश्यों वाली सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजी हुई हैं। ठीक है ना।
30 मीटर बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में पापनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। बाकी सारी बात ये दक्षिण शैली में बना है, शिखर ऊंचा है, आयताकार है, मंजिल वाला है, दीवार पर रामायण के दृश्य वाली सुंदर सुंदर कृतियां बनाई गई हैं। ये बात की गई है विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। ये ज्ञात नहीं है कि आरंभकालिक मंदिरों का रखरखाव कैसे होता था। 8वीं सदी के बाद से मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा दक्षिण भारत में खूब चल पड़ी। 8वीं सदी के बाद, और प्रायः भूमि अनुदान दीवारों पर अभिलिखित कर दिए जाते थे, परंतु लगता है मंदिरों का निर्माण और अनुपोषण राजा द्वारा प्रजा से वसूले गए करों से होता था। ठीक है। कर्नाटक में कुछ मंदिर जैन व्यापारियों ने चालुक्यों के शासनकाल में बनवाए। यद्यपि आम लोग धान ताड़ी चढ़ाकर अपने ग्राम देवताओं की पूजा किया करते थे, तथापि वो समाज में प्रतिष्ठा पाने अपनी धार्मिक तृष्णा बुझाने के लिए इन मंदिरों में भी चढ़ावा समर्पित करते होंगे। ठीक है। किसानों पर कर भार, युद्ध के लिए, कला साहित्य के विकास के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए, प्रशासन तंत्र चलाने के लिए अपार संसाधनों की जरूरत होती थी। कहना न होगा कि ये संसाधन किसानों को ही जुटाने पड़ते थे। कृषक समुदाय पर बड़े कर भार का स्वरूप पल्लव राज्य में भी करीब करीब वैसा ही था जैसा वाकाटक राज्य में था। मतलब पल्लव शासकों के समय का जो टैक्स सिस्टम था, कर भार का स्वरूप था, वही कर भार का स्वरूप वाकाटकों के समय में भी था। इस मामले में पल्लव और वाकाटक एक दूसरे के समान नजर आते हैं। भले ही वाकाटक राज्य विदर्भ महाराष्ट्र में था, जबकि पल्लव राज्य दक्षिण आंध्र उत्तर तमिलनाडु में उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अलावा राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था। गुड़, मदिरा जैसी वस्तु निकालने के लिए ताड़ आदि पेड़ों से रस निकलवा सकता था। मतलब जो टैक्स लेते थे वो तो ठीक है, नजराना भी ले सकते थे वो, और नजराना भी कैसा, अन्न और स्वर्ण के रूप में ले सकते थे पल्लव शासक और वाकाटक दोनों लोग। इसके साथ साथ गुड़ और मदिरा जैसी वस्तु निकालने के लिए ताड़ के पेड़ों से रस भी निकलवा सकता। बेशक गांव की सारी खाने और छिपे खजाने, मतलब निखात निधि मतलब खजाना, छिपा खजाना राजा के होते थे। इसके अलावा फूल, दूध, लकड़ी, घास बिना मूल्य देने के लिए गांव वाले बाध्य होते थे। उन्हें बोझ भी ढोना पड़ता था। राजा की बिष्टी बेगार मुफ्त में खटाने का अधिकार राजा को था। बिष्टी बेगार कराने का अधिकार किसके पास था? राजा के पास। जब कभी राजा के अधिकारी कर वसूल करने, अपराधियों को सजा देने के लिए गांव में पहुंचते थे या सैनिक अभियान के क्रम में गांव होकर गुजरते थे, तब गांव के लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था। उन्हें गाड़ियों के लिए बैल, सोने के लिए खाट, रसोई बनाने के लिए ईंधन, चूल्हा बर्तन, सेवा के लिए चाकर देने पड़ते थे। चाकर मतलब होता है नौकर। मतलब इनकी सेनाएं जब किसी गांव से होकर गुजरती थी, कहीं कुछ आक्रमण करना था, कहीं कुछ किसी को पकड़ने जाना था, तो उसके लिए किसानों को ही, उस गांव के लोगों को ही जानवरों की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सब करनी पड़ती थी। ठीक है। लगानों की इस पूरी सूची से प्रकट होता है कि राजा किसानों से उसके श्रम और उपज का बड़ा भाग लगान के तौर पर वसूल लेता था। इनमें से अधिकांश लगान चौथी सदी से ब्राह्मणों को दी जाने वाली 18 प्रकार की छूटों में शामिल थे। ज्यादातर जो लगान किसानों से वसूले जाते थे, उसमें से चौथी सदी से ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो 18 प्रकार की छूट थी, वो भी इसमें शामिल है। ग्रामीण विस्तार, गांव के लोगों पर राजा द्वारा लगाए गए इतने सारे लगान इस बात के द्योतक हैं कि किसानों में इनके चुकाने की क्षमता अवश्य रही होगी। जब तक कृषि उत्पादन में वृद्धि ना हुई हो, तब तक इनकी वसूली संभव ना होती। इसी काल में हमें विंध्य पार क्षेत्रों में नए नए राज्य खड़े हुए दिखाई देते हैं। हर एक राज्य के अधीन कई सामंती राज्य थे, जो एक बड़े राज्य के तहत छोटे राज्य की तरह चलते थे। ऐसे हर राज्य को, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, खुदसर हो या सामंत हो, अपनी सेना चाहिए, अपनी कर व्यवस्था चाहिए, अपना प्रशासन तंत्र चाहिए, काफी संख्या में पुरोहित, अन्य समर्थक वर्ग भी चाहिए। कोई भी हो, उसको इतनी सारी चीजें जरूर चाहिए। इसके लिए हर राज्य को संसाधन की जरूरत थी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही प्राप्त हो सकता था। अतः ग्रामीण आबादी के विस्तार या मौजूदा गांवों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुए बिना नए नए राज्यों का उद्भव नहीं हो सकता। सिर्फ टैक्स ही नहीं वसूला गया, टैक्स वसूला भी गया है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण व्यवस्था की मजबूती को भी बताता है। कोई राज्य अगर खड़ा हुआ है तो ग्रामीण व्यवस्था पर ही आधारित था, है ना। वो बहुत सारी चीजें चाहिए होती संसाधन के रूप में, जो एक राज्य के बनने के लिए जरूरी होती है। ठीक है। लगता है जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मणों को भूमि दी गई और जनजातीय किसानों ने पशुपालन की उपयोगिता और खेती के उन्नत तरीके
उन ब्राह्मणों से सीखे थे। मतलब ब्राह्मणों को जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अनुदान भूमि दी गई थी। जनजातीय जो किसान हुआ करते तो पशुपालन की उपयोगिता, मतलब पशुपालन की उपयोगिता क्या होती है, खेती करने का उन्नत तरीका क्या होता है, ये सब उन्होंने ब्राह्मणों से ही सीखा था। कुछ इलाकों में जनशक्ति की कमी थी। ऐसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को चलाते रहने के उद्देश्य से कुछ बटाईदार बुनकर लोग भी ब्राह्मणों के जिम्मे लगा दिए गए। कुछ बटाईदार बुनकर लोग भी ब्राह्मणों के जिम्मे लगा दिए गए, जैसे कि एक आरंभिक पल्लव अनुदान पत्र से मालूम होता है। इसलिए खेती के नए तरीके फैलन, ये भी याद रखने की जरूरत है। आरंभिक एक पल्लव अनुदान पत्र है, उसमें ये बात मालूम होती है कि जहां पर जनशक्ति की कमी थी वहां पर ब्राह्मणों के जिम्मे कुछ बटाईदार और बुनकर लोग भी काम में, खेती के काम में लगा दिए गए थे, है ना। इसलिए खेती के नए तरीके फैलाने, ग्रामीण विस्तार, ग्रामीण आबादी को बढ़ाने में ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे: उर, सभा, नगरम। उर गांव सबसे अधिक प्रचलित था, जिसने किसान जातियों के लोग जिसमें बसते थे। भूमि पर उन लोगों का शायद सामुदायिक स्वामित्व होता था। ऐसे गांव में ग्राम प्रधान का कर्तव्य था कि गांव वालों से कर की वसूली करके उनकी ओर से चुकाए। मतलब वो जो ग्राम प्रधान होता था तो सबसे टैक्स ले लेता था, फिर वो राजा को दे आता था उस गांव की तरफ, भाई ये टैक्स इकट्ठा हुआ है। ऐसे गांव अधिकतर दक्षिण तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सभा क्या है? सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव और अग्रहार गांव आते थे। अग्रहार गांव में कौन? अग्रहार गांव में भूमि पर तो दान भोगी ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था, पर उनके काम काज जो होते थे वो सामूहिक होते थे। स्वामित्व की बात है तो व्यक्तिगत है, लेकिन काम काज का मामला है तो सामूहिक है। नगरम, नगरम कैसा था? तो नगरम की जब बात करेंगे तो यहाँ पर व्यापारियों और बणिकों का मिला जुला वास होता था और उन्हीं का दबदबा भी वहां रहता था। ऐसे गांव संभवतः इसलिए बसे क्योंकि व्यापार में गिरावट आई, बड़े लोग गांव की ओर चले पड़े। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे। चालुक्यों के समय में गांव की जो कार्य व्यवस्था थी गांव के श्रेष्ठ जन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। तो महाजन कौन है? महाजन है जो गांव की कार्य व्यवस्था की देख रेख करने वाला व्यक्ति होता था, वो है महाजन। कुल मिलाकर 300 से 750 की इस अवधि में हम ग्रामीण विस्तार, ग्रामीण संगठन, भूमि के अच्छे उपयोग की अच्छी झलक पाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सामाजिक ढांचा। हम इस काल में विकसित सामाजिक ढांचे की स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। किसका? राजा और पुरोहित। राजा लोग ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का दावा करते थे, ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का दावा करते थे, और जबकि उनमें कई स्थानीय जातियों के सरदार थे जिन्हें ब्राह्मणों ने दान पाकर द्वितीय वर्ग का दर्जा दे दिया। मतलब जो कोई राजा लोग थे वो या तो ब्राह्मण या तो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, लेकिन हकीकत क्या थी कि उसमें से कई स्थानीय जातियों के सरदार भी थे जिनको ब्राह्मणों ने क्या किया, दान पाया तो उन्हें दूसरे वर्ग में शामिल कर दिया। पुरोहितों ने उन राजाओं की प्रतिष्ठाजनक वंशावलियां गढ़ी। पुरोहितों ने उन्हीं राजाओं की प्रतिष्ठाजनक वंशावली गढ़ी, उनका मूल प्राचीन सूर्य और चंद्र वंशों से जोड़ दिया। इस तरह नए शासकों ने प्रजा की नजर में राजा के रूप में अपनी मान्यता और वैधता को स्थापित किया। पुरोहितों में अधिकांश ब्राह्मण ही थे, हालांकि जैन और बौद्ध भिक्षुओं को भी इसी में स्थान मिलना चाहिए। जो पुरोहित होते थे वो ज्यादातर ब्राह्मण ही थे, लेकिन जैन और बौद्ध के बारे में भी है, उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ। 300 से 750 की अवधि में पुरोहितों ने भूमिदान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व को जमा रखा था। कब? 300 से 750 के बीच में। राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे जो अनेकानेक कृषक जातियों में बटे हुए थे। इसमें अधिकांश जातियां वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानी जाती थी। यदि किसान या शिल्पी लोग उत्पादन कर्म में, सेवा कर्म में या दायित्व चुकाने में चूकते थे तो इसे धर्म अर्थात परंपरागत सामान्य नियम से विचलन माना जाता था। मतलब कोई भी इनमें से अगर कोई भी अपने काम में चूक जाता था, किसी भी काम, सेवा का हो सकता है, उत्पादन का हो सकता है, उनके अपने दायित्व भी हो सकते हैं, इसमें अगर वो चूक जाते थे तो वो परंपरागत सामान्य नियम से उनका विचलन माना जाता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम कलयुग कहा गया है। ऐसी स्थिति को कलयुग कहा गया। राजा का कर्तव्य होता क्या था? वो धर्म की रक्षा करे, इस तरह की गड़बड़ी ना होने दे, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखे जिससे राजाओं और पुरोहितों का कल्याण होता था। राजा का यही कर्तव्य था।
इसीलिए वाकाटक, पल्लव, कदम्ब, पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। किसने किसने? वाकाटक, पल्लव, कदम्ब, पश्चिमी गंग राजाओं ने। पल्लव राज्य के वास्तविक संस्थापक हैं सिंह वर्मन के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया? कि कलयुग के दुर्गुणों से ग्रस्त धर्म का उन्होंने उद्धार किया है। स्पष्टतः है इसका इशारा कलभ्र के विद्रोह की ओर है, जिसने पारंपरिक समाज व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था।